सुरक्षा चुनौतियां इतनी गंभीर नहीं हो सकी, ये आपका प्रश्न हो सकता है। और प्रश्न होगा कि भारत में सुरक्षा की चुनौतियां ब्रिटिश काल से विद्यमान है। विद्यमान में आप कौन से हिस्से बताएंगे? क्रांतिकारी और वो। लेकिन ब्रिटिशर्स द्वारा इनका प्रबंधन प्रभावी रूप से किया गया, बट ब्रिटिशर्स मैनेज्ड इट इन वेरी इफेक्टिव मैनर। आप ये बताएंगे कि ब्रिटिशकालीन पुलिस अपनी प्रभाविता के लिए जानी जाती थी। इसको बनाया इसलिए गया था ताकि जनता डरे और सुरक्षा को चुनौती ना दे, लॉ एंड ऑर्डर्स के साथ ना खेले, कानून को अपने हाथ में ना ले। आजादी के बाद की यदि हम बात करें, ठीक है, तो ब्रिटिश काल में सुरक्षा चुनौतियों में इसमें सांप्रदायिकता भी आप बता सकते हैं, कम्युनल दंगे वगैरह। आजादी के बाद यदि हम बात करें तो मैंने ये कहा कि 40s, 50s, 60s में हम सुरक्षा चुनौतियों को अलग अलग तरीकों से आगे बढ़ते देखते हैं। लेट अस डिस्कस 40s सिनेरियो फर्स्ट। आजादी के कुछ समय पहले से ही भारत में आंतरिक असुरक्षा की स्थितियां बनने लगी थी, सिविल वॉर की स्थितियां बनने लगी थी, और इसको सामने लाने में पहली भूमिका थी भारत छोड़ो आंदोलन की। दूसरी भूमिका निभाई पाकिस्तान निर्माण के आंदोलन ने। तीसरी भूमिका नौसेना विद्रोह को देखते हैं हम, नेवल रिवोल्ट जो हुआ था। जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे मनाया 16 अगस्त 1946 को। पूरे देश में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या या संकट पैदा हो गया। जगह जगह पर होने वाले दंगों को आप लॉ एंड ऑर्डर की चुनौती के तौर पर देखते हैं। ये वो दौर था जब पुलिस प्रशासन में विभाजन दिखाई देता है, कुछ पाकिस्तान चले जाएंगे, कुछ इंग्लैंड लौट जाएंगे, तो लॉ एंड ऑर्डर को संभालने वाली एजेंसियां भी उतनी परिपक्व नहीं है। हम एडमिनिस्ट्रेटिव वैक्यूम की स्थिति से गुजर रहे हैं। और इस पूरे परिदृश्य में इसके अलावा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौर में यह भी देखा जा रहा है कि विभिन्न देशों में लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेने वाली स्थितियां जगह जगह पर है। तो इस सारे सिनेरियोज ने, इस सारे परिदृश्य ने 40s की स्थिति को बड़ा वोलेटाइल बना दिया, बहुत गंभीर बना दिया। और जैसे ही हमें आज़ादी मिलती है तो आज़ादी के बाद 47 के बाद कुछ नए संकट सामने आते हैं, और इसमें है शरणार्थियों और स्थानीयों का संघर्ष। शरणार्थियों का असंतोष है, बाहरियों से लड़ाई है, विभाजन की प्रक्रिया निरंतर चल रही है, तो आने जाने वालों के बीच आपस में संघर्ष दिखाई दे रहा है। गरीबी, बेरोजगारी से असंतोष है, और इस तरीके से पूरा 40 का दशक आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों से भरपूर नजर आता है। 50 के दशक की शुरुआत राज्य पुनर्गठन आंदोलन से होती है। आंध्र प्रदेश में आपने लॉ एंड ऑर्डर की चुनौती देखी थी श्रीरामालू की मृत्यु के बाद, आमरण अनशन के बाद, और इसके बाद भारत के कई राज्यों में नए राज्य निर्माण के आंदोलन दिखते हैं। 50 के दशक में जो दूसरी बात हमको नजर आती है वो है, आप ये कह सकते हैं कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के साथ नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स जो हैं, बहुत सारे देश के जो राज्य हैं, वो भारत से आज़ादी की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। तो अहोम स्टेट है, नागा पहला स्टेट था जिसने नागालैंड, स्वतंत्र नागालैंड देश बनाने की मांग की। फिजो का नाम आता है प्रथम क्रांतिकारी के रूप में, या अलगाववादी के रूप में बोल लीजिए, वहाँ के लिए क्रांतिकारी, हमारे लिए अलगाववादी। तो 50 के दशक को यदि हम देखें तो 1950s के दौर में, ठीक, राज्य पुनर्गठन का आंदोलन और नॉर्थ ईस्ट का उग्रवाद, भाषाई आंदोलन, ये मुखर रूप से लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती देते हैं। 60s में हम इंटरनल के साथ एक्सटर्नल फ्रंट पे भी सुरक्षा चिंताओं से जुड़ते हैं। चीन और पाकिस्तान के साथ हम 62 और 65 में, आपको ये जानकारियां हैं, मैं सिर्फ एक कहानी जैसे आपको समराइज कर रहा हूं। 62 और 65 में युद्ध लड़ते हैं, ये 60s की बात है। और 60s के उत्तरार्ध में दो घटनाएं होती हैं। एक 66 का महान सूखा, जिससे देश में कृषक विद्रोह चरम पर पहुंचता है, और दूसरा बंगाल क्षेत्र में, नक्सलवाड़ी क्षेत्र में, ठीक, सरवहारा और गुर्जुआ की लड़ाई, जिसे नक्सलवाद कहा जाता है, जो आगे चलकर भारत की सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती बनेगा। तो 60 का दशक बाह्य फ्रंट पर चीन पाकिस्तान से लड़ाई का दशक है, और इंटरनल फ्रंट पर भूमि सुधार के लिए लड़ाई, किसानों की लड़ाई, मजदूरों की लड़ाई का दशक है। 70 के दशक की शुरुआत पुनः तो बांग्लादेश वॉर से होती है, और निश्चित तौर पर यहाँ एक्सटर्नल फ्रंट पर लड़ाई हमारे सामने है, यानी हमारी सीमाओं की सुरक्षा का खतरा। इसके अलावा बांग्लादेश युद्ध के दौरान बड़ी संख्या में शरणार्थी भारत आते हैं, तो शरणार्थियों का दबाव, उत्तर पूर्व का संकट, सुरक्षा संकट इस दौरान गहराता है। तो बांग्लादेश का संकट, उत्तर पूर्व में शरणार्थियों का संकट, ये 70 के दशक की घटना है। और 70 के दशक के उत्तरार्ध में आपातकाल के दौरान सिविल सोसाइटी का पहला मूवमेंट, जेपी मूवमेंट चलता है, और कोई भी बड़ा आंदोलन चलता है तो आप ये नहीं कह सकते कि वो लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती तो देगा ही, व्यवस्था को चुनौती देगा, सरकार को चुनौती देगा। और इसलिए 70 का उत्तरार्ध जेपी मूवमेंट के रूप में आंतरिक सुरक्षा को चुनौती के रूप में देखा जा सकता है। नक्सलवाद अब बदस्तूर जारी है। 80 का दशक हमारे यहां अब अलगाववादी आंदोलनों को नए रूप में लेकर आएगा। 80 के प्रारब्ध में, शुरुआती दौर में हम खालिस्तान मूवमेंट को उभरता हुआ देखेंगे। 80 के मध्यवर्ती दशक में हम सिख दंगों को देखेंगे लॉ एंड ऑर्डर की चुनौती के दौर में। और 80 के लेटर फेज में हम देखेंगे लिट्टे संकट गहराएगा, जब भारत द्वारा शांति सेना भेजी जाएगी श्रीलंका में, और शांति सेना के भेजे जाने के बाद आप देखेंगे कि राजीव गांधी की असैसिनेशन तक की स्थितियां बनेंगी, और तमिलनाडु में असंतोष या विद्रोह बहुत गहराएगा। इसके अलावा 80 के अंतिम दशक में ही बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। हम राम जन्मभूमि आंदोलन को जन्म देते देखेंगे, जिससे पूरे देश में लॉ एंड ऑर्डर की चुनौतियां उत्पन्न होंगी। 80 के अंत में ही वीपी सिंह द्वारा आरक्षण
जो ओबीसी रिजर्वेशन की शुरुआत की जाएगी, और इसलिए 90 आते आते हमारा परिदृश्य विभिन्न प्रकार की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों से जुड़ेगा। 80 के अंतिम हिस्से में ही जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे, जहां पर चुनाव में धांधली के कारण बहुत सारे अलगाववादी अपने हाथ में हथियार उठा लेंगे, सलाउद्दीन हो, यासीन मलिक हो। तो आप ये समझिए कि 80 का प्रारंभ जो खालिस्तान आंदोलन सिख दंगों से जुड़ता है, लेकिन 80 का उत्तरार्ध जो है वो हमारे यहाँ बहुत सारे क्राइसिस लेकर आता है। इसमें कश्मीर क्राइसिस है, इसमें तमिलनाडु का क्राइसिस है, इसमें रिजर्वेशन का क्राइसिस है, इसमें राम जन्मभूमि आंदोलन का क्राइसिस है। ये सारे क्राइसिस 80 के एंड में है जो लॉ एंड ऑर्डर की चुनौतियों को दे रहे हैं। और इसलिए 1990 आते आते हमारी सुरक्षा चुनौतियां मुखर रूप से नजर आने लगेंगी, गंभीर रूप से नजर आने लगेंगी। तो 80 के एंड में जो बातें चल रही थी वो 90 के शुरुआत में भी चलेंगी। तो 1990 के बाद पोस्ट 1990s यदि हम बात करें तो हमारी सुरक्षा चुनौतियों के दो डायमेंशन हैं। एक सामरिक सुरक्षा की बात है, वो तो बनी हुई है, लेकिन दूसरा हिस्सा वो एलपीजी से हमारी कौन सी सुरक्षा का जुड़ जाएगा, आर्थिक सांस्कृतिक सुरक्षा का भी जुड़ जाएगा, क्योंकि अब नव उपनिवेशवाद को लाया जाएगा। तो इस डायमेंशन को हम नकार नहीं सकते। इसके अलावा 1990 के बाद विश्व में कोल्ड वॉर खत्म हो जाएगा, और उसके समाप्त होने के बाद हम देखेंगे कि बहुत सारे तरीकों से दुनिया की सुरक्षा चिंताएं बदलेंगी। तो आपसे अलग से एक प्रश्न बन सकता है, यहां तक तो जो प्रश्न बनेगा वो ये बनेगा कि भारत की सुरक्षा चुनौतियां समय के साथ बढ़ती रही हैं, बदलती रही हैं। तो यहां तक बात हो जाएगी। भारत की सुरक्षा चुनौतियां समय के साथ बढ़ती और बदलती रही हैं, लेकिन 1990 के बाद इनमें अभूतपूर्व विस्तार दिखाई देता है। तो पोस्ट 1990 सुरक्षा चुनौतियों को दो संदर्भ में समझना पड़ेगा आपको। ये क्यों बढ़ती हैं और कैसे बढ़ती हैं। देखिए, सुरक्षा चुनौतियों को बढ़ाने वाली जो प्रमुख चीज है इस दौरान वो है एलपीजी जन्य विषमता, दूसरा ग्लोबलाइजेशन से जन्मी पहुंच। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन विषमता को लाएगा, ठीक है। वैश्वीकरण के कारण पहुंच आसान हो जाएगी। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के कारण सुरक्षा चिंताओं को गंभीर बनाना या मुश्किल पहुंचाना। तो आईसीटी का क्या शुरू होगा, दुरुपयोग, इसलिए हमारी सुरक्षा चिंताएं बढ़ जाएंगी। मिसयूज ऑफ आईसीटी बहुत बड़ा कारण है, ठीक है। चौथे लेवल पर हम बात करेंगे अमेरिका की एक ध्रुवीयता। इससे भारत सहित दुनिया के कई हिस्सों में एक असंतोष पैदा होगा। अमेरिका पूरी दुनिया का स्वघोषित चौधरी बनने की कोशिश करेगा, और अमेरिकी एक ध्रुवीयता का जो विचार है वो कहीं ना कहीं हमारी सुरक्षा चिंताओं को क्या करेगा, बढ़ाएगा, ठीक। नेक्स्ट, कल मैंने आपको बताया था गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रीसेंट के बीच भारत की पारगमन स्थिति, ट्रांजिशन, भारत स्वर्णिम त्रिभुज और स्वर्णिम अर्धचंद्र के बीच भारत एक क्या कहेंगे स्मगलिंग रूट के रूप में इस दौरान स्थापित होगा। स्मगलिंग रूट मतलब पारगमन मार्ग, जहां से अलग अलग प्रकार की क्या की जाती है, स्मगलिंग की जाती है, ठीक। तो इस रूप में सुरक्षा चुनौतियां बढ़ेंगी, या इन कारणों से सुरक्षा चुनौतियां हमारी क्या होंगी, बढ़ेंगी, ठीक। इसके अलावा भी यदि हम बात करेंगे पोस्ट 1990s के बाद इंडिया में कैसे, तो ये तो ग्लोबल सिनेरियो है। आप ऐसे समझ लीजिए कि वैश्विक स्तर पर कैसे सुरक्षा चुनौतियां बढ़ रही हैं और इंडियन स्तर पर क्यों और कैसे। तो इंडियन संदर्भ में यदि हम बात करें इस दौरान क्या होगा, ठीक है। तो इंडियन संदर्भ में इस दौरान बाबरी मस्जिद डिमोलिशन होगा। इसके बाद देश भर में वैमनस्य की स्थितियां बनेंगी। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इस समय कश्मीर में उग्रवाद बहुत गंभीर रूप से फैलेगा। इसके कारण इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इस समय आरक्षण पर हिंसात्मक आंदोलन शुरू हो जाएगा, रिजर्वेशन पर हिंसात्मक आंदोलन की स्थितियां दिखेंगी। तो ये बहुत चिंता का विषय बनेगा, ठीक। भारतीय संदर्भ में इसी दौरान समुद्री डकैती, मरीन पायरेसी के संकट गहराने लगेंगे, क्योंकि जो सी रूट है उस रूट से बहुत सारी सुरक्षा चिंताएं हमारे सामने होंगी, ठीक। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इस समय चीन और नेपाल के रास्ते तस्करी बहुत गंभीर पैमाने पर दिखाई देने लगेगी। तो तस्करी की समस्या गंभीर रूप से दिखेगी। तो इन सारे कारणों को यदि हम इकट्ठा करें तो हम कहेंगे कि 1990 के बाद भारत की सुरक्षा चिंताएं अचानक से कई गुना क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। इट मल्टीप्लाइज इन वेरियस वेज, ठीक है। और जब ये चिंताएं बढ़ जाती हैं तो ये चिंताएं कई रूपों में, अलग अलग रूपों में हमारे क्या आएंगे, सामने आएंगी। तो इसी आधार पर आपसे बात करेंगे। अब विकास आपने देखा, ठीक। पोस्ट 1990s की बात कर रहा हूं। एक और चीज, हाँ, ग्लोबल लेवल पर इस दौरान WMD का विकास दिखेगा, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस।
यानी जैविक हथियार, नाभिकीय हथियार, रासायनिक हथियार। तो ये जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस हैं, ये बड़े पैमाने पर सुरक्षा चिंताओं को क्या देंगे? जन्म देंगे। महाशक्तियों के बीच संघर्ष की स्थितियां बनेंगी, जिससे सुरक्षा चिंताएं गंभीर होने लगेंगी। और भारत भी इससे आइसोलेटेड नहीं रह सकता, क्योंकि हम ग्लोबलाइजेशन के दौर में सब आपस में जुड़े हुए हैं। तो इन सारे स्वरूपों को जानने के बाद, या इन सारे विकास को जानने के बाद, अब हमें यह जानने की जरूरत है कि भारत की सुरक्षा चुनौतियां किन स्वरूपों में या विविध रूपों में नजर आती है। कौन कौन से ऐसे जगह हैं जहां सुरक्षा चुनौतियां हमको दिखाई देती हैं। ठीक, मैंने इसे समझाने का बहुत सहज तरीका आपको बताया था कि सबसे पहला तरीका तो है कि वाद के विविध रूप आप ले लीजिए। आतंकवाद, नक्सलवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, ठीक है, संप्रदायवाद, नस्लवाद, ये सब सुरक्षा चुनौतियां होती हैं। तो 5 to 6 टाइप के आपके पास वाद हैं जो सुरक्षा चुनौतियां हैं। वाद के बाद दूसरा जो हिस्सा है आपके पास, आप ढेर सारे प्रकार की तस्करी ले लीजिए। जैसे फंडामेंटल तस्करी में आता है ह्यूमन ड्रग आर्म्स, मानव तस्करी, मादक द्रव्यों की तस्करी, और आपका हथियारों की तस्करी। लेकिन इससे आगे जाएं आप तो फिर वो हर चीज की तस्करी होती है। वन्य जीवों की तस्करी होती है, वन्य उत्पादों की तस्करी होती है, सांस्कृतिक महत्व की वस्तुओं की तस्करी होती है, मानव अंगों की तस्करी होती है, ठीक, ऑर्गन स्मगलिंग जिसको हम बोलते हैं, नकली नोटों की तस्करी होती है। तीसरे लेवल पर हमारी सुरक्षा चिंताएं जो होंगी वो मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी होंगी, धन शोधन। इसमें ब्लैक मनी की समस्या है। इसके अंतर्गत, ठीक है ना, जो अवैध धन है वो तो है ही है, उसको मनी लॉन्ड्रिंग। इसके अंतर्गत हवाला आता है, इसके अंतर्गत आप क्या कहेंगे, राउंड ट्रिपिंग आती है। मतलब आर्थिक तरीकों से गलत पैसे को साफ करने की समस्या, मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या। तो आर्थिक क्षेत्र की समस्या है ये, तो इसके बारे में विस्तार से बताया जा सकता है। इसके अलावा ढेर प्रकार के जो माफिया होते हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम नेटवर्क, आप उन सब को यहां जोड़ सकते हैं। और आजकल तो हर तरीके का माफिया होता है। वन माफिया है, खनन माफिया है, पहले प्राइमरी सेक्टर पे ले लीजिए तो लैंड माफिया है, फॉरेस्ट जमीन माफिया, फिर भू माफिया बोलते हैं जिसे, वन माफिया, वन रॉयल्टी लेता है, खनन माफिया, खनन में रेत है, कोयला है, सबसे जुड़े अलग अलग माफिया आपको दिखाई देते हैं। ठीक, फिर उसके आगे जाएंगे आप तो फिर ऑर्गेनाइज नेटवर्क में बहुत सारे माफिया हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं। ड्रग माफिया है, कोल माफिया है, तो इनके बारे में बताइए। और पांचवा हिस्सा यहां पर आप अदर क्राइम्स से जोड़कर बता सकते हैं। मेरा ये मानना है कि आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों में, ठीक, इन वाद के अलावा, तस्करी के अलावा, मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा, माफिया के अलावा, वे सारे अपराध भी आते हैं, अनैतिक अपराध भी आते हैं जो इनमें बच गए हैं। जैसे जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को बाधित करने वाले काम हैं वो सब इसमें आएंगे। नशाखोरी है, वैश्यावृत्ति है, चोरी है, डकैती है, बलात्कार है। क्या हम इन्हें सुरक्षा चुनौतियों के तौर पर नहीं दे सकते? तो जब आप इन सब को इकट्ठा करेंगे तो आप एक सवाल का जवाब देंगे कि भारत की सुरक्षा चुनौतियां, ठीक, बहुआयामी हैं, बहुरूपी हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार की हैं, सामाजिक क्षेत्र की, आर्थिक क्षेत्र की, राजनीतिक क्षेत्र की, ठीक है, और इसीलिए इनके नियंत्रण की रणनीति भी बहुआयामी होनी चाहिए। तो ये इसके स्वरूप के अंतर्गत बात होगी। ठीक, स्वरूप से आगे चलकर यदि हम चर्चा करें तो अब बात आई प्रभाव की कि इंपैक्ट क्या होता है। इंपैक्ट का सीधा मतलब है कि जब आंतरिक सुरक्षा को चुनौती दी जाती है तो इसके दुष्प्रभाव किन रूपों में नजर आते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहला दुष्प्रभाव, पहला तो जो हमने उद्देश्यों पर बात की थी वो सारे उद्देश्य दुष्प्रभावों के अंतर्गत नजर आएंगे। लेकिन फिर भी सहज भाषा में यदि हम बात करें कि आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों के दुष्प्रभाव किस रूप में नजर आते हैं, तो आप बोलेंगे कि सबसे पहले ये राज्य के अस्तित्व का संकट पैदा कर देते हैं, क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक, एकता अखंडता का संकट पैदा कर देते हैं, फिर वही बात आ जाएगी। लेवल 3 पर हम बात करें, सीमाओं की सुरक्षा का संकट पैदा हो जाता है। और जब सीमाएं असुरक्षित हो जाएंगी तो फिर आपके रिसोर्सेस खतरे में हैं, संसाधनों का संकट पैदा हो जाता है, आपके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, कल शब्द बताया था मैंने, और क्रिटिकल इंफ्रा का मतलब जिस पर देश टिका हुआ है, सामरिक अधोसंरचना का संकट पैदा हो जाता है।
और सामान्य अधोसंरचना, सड़क, बिजली, संचार जो है, जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर। भाई कुछ भी लड़ाई होती है, सबसे पहले सड़क, बिजली के खंभे उखाड़ दो, सड़क में गड्ढे कर दो, तार तोड़ दो, तो जनरल इंफ्रा का संकट पैदा हो जाता है। जान माल की क्षति, ये नुकसान है। और इससे आगे यदि हम चलें तो सबसे प्रमुख है भय का मनोविज्ञान, फियर साइकोसिस। लोग अपने आप को क्या महसूस करने लगते हैं? असुरक्षित, मैं खतरे हूं, मेरा परिवार खतरे में है, मेरा जीवन खतरे में है। और इस भय के माहौल में विकास का संकट पैदा हो जाता है, क्योंकि पहले अस्तित्व होगा तब तो क्या होगा? विकास होगा। और यही कारण है कि चाहे जम्मू और कश्मीर हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, इन जगहों पर हम प्रभावी रूप से विकास नहीं देखते हैं या भय का मनोविज्ञान देखते हैं। यहाँ के संसाधनों का सही प्रयोग नहीं कर पाते हैं, यहाँ की सीमाओं को सुरक्षित नहीं रख पाते हैं, यहाँ हमेशा एक अखंडता का खतरा बना रहता है, या हमारे क्रिटिकल और जनरल इंफ्रा किस में रहते हैं? खतरे में रहते हैं। और यही इसके क्या है? दुष्प्रभाव है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा सेगमेंट हो गया। छोटे छोटे हिस्से हैं, जहां प्रश्न में जैसी जरूरत है उनको आप प्रयोग कर सकते हैं। तो हम इसके आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में आते हैं कि हमारे देश में आंतरिक सुरक्षा की जितनी भी चुनौतियों की हमने बात की, मूल रूप से ये चुनौतियां क्यों होती हैं और इनसे कैसे निपटा जा सकता है, और मैं इन दोनों का जवाब एक में देना चाहूंगा। और यदि वन लाइनर में कोई मुझसे पूछे कि भाई इस देश की सुरक्षा चुनौतियों के पीछे या इस देश में सुरक्षा से जुड़े संकटों के पीछे क्या कारण है, तो मैं कहूंगा कि पहला कारण है भौगोलिक, ज्योग्राफिकल। ठीक है, दूसरा कारण है आर्थिक, तीसरा कारण है सामाजिक और सांस्कृतिक, चौथा कारण है राजनीतिक और प्रशासनिक, और पांचवा कारण है मनोवैज्ञानिक। ध्यान से समझिएगा। समाधान, कारण देखेंगे, फिर हम क्या देखेंगे? समाधान। भौगोलिक कारणों से तात्पर्य यह है कि जब किसी क्षेत्र का भूगोल जटिल होता है, ठीक है, जब किसी क्षेत्र में, तो वहां विकास कठिन हो जाता है, वहां जीवन कठिन हो जाता है, वहां बाहर से पेनिट्रेट करना, घुसना आसान हो जाता है। जो पहाड़ों का क्षेत्र, नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर्स का एरिया है, या मध्य में छत्तीसगढ़, आपका तेलंगाना, महाराष्ट्र से जुड़ा जो बस्तर का रीजन है, आप उन सारे क्षेत्रों में देखिए जहां जटिल भूगोल है, वहां अपराधियों के छुपने की स्थितियां हैं, अपराधियों के भागने की स्थितियां हैं, या लोगों में वंचना की भाव है, लोगों में अल्प विकास की भावना है। तो ये बेसिकली भौगोलिक वंचना होती है। यहां आप कौन सा शब्द जोड़ेंगे? वंचना, डिप्रीवेशन, कि भूगोल हमारा दुश्मन है और सरकार हमारा ध्यान नहीं रख रही। और इसी आधार पर ठीक सुरक्षा चिंताएं होती हैं। इनमें हम असुरक्षित सीमाओं का भी उल्लेख कर सकते हैं, शत्रुतापूर्ण पड़ोसियों का भी उल्लेख कर सकते हैं। तो हमारी बाउंड्री सिक्योर्ड नहीं है, बाउंड्री के उस तरफ जो लोग हैं वो हमसे अच्छी भावना नहीं रखते हैं, हमारा भूगोल जटिल है, तो लोग अंदर से भी गुस्सा है, बाहर से भी परेशान है, तो चुनौतियां पैदा होंगी। निवारण क्या हो सकता है? भौगोलिक सुरक्षा यदि इससे जुड़ी जो चिंताएं हैं, इसका निवारण यही हो सकता है कि आप इन क्षेत्रों में एक तो प्रभावी विकास के सिद्धांत को अपनाएं, ठीक, और दूसरा प्रभावी सुरक्षा के सिद्धांत को अपनाएं। आप देखिए जितने भी सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहां पर दो ही तरीके हैं, एक तीव्र विकास का सिद्धांत और दूसरा सीमाओं की सुरक्षा का सिद्धांत। हमने नॉर्थ ईस्ट में भी यही किया, हमने कश्मीर में भी यही किया है। हमारे पास तरीका यही है, रैपिड डेवलपमेंट एंड बॉर्डर सिक्योरिटी, जिससे हम ज्योग्राफिकल चैलेंजेस को पार कर सकते हैं। इकोनॉमिक चैलेंजेस की जब बात की जाती है तो उसमें सीधी सी बात की जाती है कि हमारी आर्थिक वंचना है, मतलब हम गरीब हैं, बेरोजगार हैं। तो जो गरीब है, बेरोजगार है, वो स्पीड मनी से जुड़ेगा, वो ब्रेन वॉश से जुड़ेगा, हाँ, जिसके संसाधनों की लूट हो रही है, हमारे संसाधनों का लाभ हम तक नहीं मिल पा रहा है। तो दो चीजें हैं, एक तो उसकी शर्ट मेरी शर्ट से सफेद कैसी, और दूसरा मेरे साथ, मेरी शर्ट पे छींटे भी है, मेरे साथ अत्याचार भी हो रहा है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए समाधान क्या हो सकता है? एक तो वही हो सकता है जो मोदी जी ने कहा था लाएंगे, अच्छे दिन, मैं इसको गुड गवर्नेंस कहता हूं, या फिर आप सबका साथ सबका विकास करें। सबका साथ सबका विकास कहना नहीं, करना पड़ेगा, तब आर्थिक वंचना दूर होगी। सबसे मुखर जो संकट है सुरक्षा चिंताओं का वो ये है, क्योंकि सामाजिक सांस्कृतिक चुनौतियों से ही वाद जन्म लेते हैं।
नस्लवाद हो, जातिवाद हो, नक्सलवाद तो आर्थिक है, आतंकवाद हो, सबके पीछे यही है। और यहाँ खतरा क्या है? मेरा धर्म खतरे में है, मेरी संस्कृति खतरे में है, मेरा समाज खतरे में है, मेरी नस्ल खतरे में है, मेरा अस्तित्व खतरे में है, मेरी भाषा खतरे में है, मेरी पहचान खतरे में है, मेरा सम्मान खतरे में है। इसको एथनिक रीजन बोला जाता है। एथनिक मतलब नजातीय। और ये नजातीय संकट जो है, इसका समाधान एक ही तरीके से हो सकता है कि आप इन्हें सांस्कृतिक आक्रमण से बचाएं, यानी सांस्कृतिक सुरक्षा दें, कल्चरल प्रोटेक्शन दें। तो सामाजिक सांस्कृतिक सुरक्षा का सिद्धांत, ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है आंतरिक सुरक्षा के अंतर्गत। देखिए, आर्थिक सुरक्षा का सिद्धांत हमने बताया है, सबका साथ सबका विकास। सामाजिक सांस्कृतिक सुरक्षा का सिद्धांत, इसमें माइनॉरिटीज की प्रोटेक्शन की बात की जाती है, अल्पसंख्यकों के सुरक्षा की बात की जाती है, माइनॉरिटीज को कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा, ठीक। इसके में दलितों के प्रोटेक्शन की बात की जाती है, वंचितों के प्रोटेक्शन की बात की जाती है, महिलाओं और बच्चों के प्रोटेक्शन की बात की जाती है। ये होगा। राजनीतिक प्रशासनिक संदर्भ में जब बात की जाती है तो कारण है पॉलिसी फेलियर। इन्होंने नीतियां तो बनाई, लेकिन वो नीतियां सफल बनाने में या सफल नहीं हो पाई। तो पॉलिसी फेलियर के बाद एग्जीक्यूशन फेलियर भी आता है। अच्छा, नीति अच्छी बना ली, लेकिन आप उसको सही ढंग से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। प्रशासनिक शोषण आता है, प्रशासनिक शून्यता आती है, प्रशासन ही नहीं है। प्रशासनिक शून्यता का मतलब है कि सरकार की उपस्थिति से लोग परिचित ही नहीं है। मैं कई बार मजाक में कहता हूं कि बस्तर क्षेत्र में पहली बार जब किसी कलेक्टर ने अच्छा काम किया और वो किसी गांव तक गया, तो उस गांव की एक बुढ़िया ने कलेक्टर को आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा जुग जुग जियो, बड़े होकर पटवारी बनो। प्रशासनिक शून्यता की पराकाष्ठा है। इसका मतलब है कि उस गांव की महिला ने पटवारी से बड़ा अधिकारी नहीं देखा और वो कलेक्टर को पटवारी बनने का आशीर्वाद दे रही है। और जिन क्षेत्रों में रिमोट एरियाज में लोग रहते हैं, वो जानते हैं कि प्रशासनिक शून्यता क्या होती है, प्रशासनिक उत्पीड़न क्या होता है। नक्सलवादियों की लिस्ट, ठीक है ना, पूरी नहीं हुई है तो किसी को भी उठाकर ले गए। मानव अधिकारों का हनन क्या होता है, मानव अधिकारों का शोषण क्या होता है। ये सब कहकर मैं अर्बन नक्सल्स के सपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, अब मेरे को कैटेगराइज कर दो इस दृष्टि में। लेकिन प्रशासनिक शोषण और शून्यता है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता, ठीक। राजनीति का तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण एक बहुत बड़ा कारण है जो सुरक्षा चिंताओं को लाता है, ठीक। तो अपने वर्ग विशेष के लोगों को एकत्रित करना, उनकी असुरक्षा की भावना को जगाना, तो तुष्टीकरण अपीजमेंट होता है, ध्रुवीकरण पोलराइजेशन होता है, बहुसंख्यकों का जनरली पोलराइजेशन होता है और माइनॉरिटीज को अपीज किया जाता है। और जो भी राजनीतिक दल इसमें संलग्न है वो देश की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये राजनीतिक और प्रशासनिक कारण है और इनका समाधान एक ही तरीके से हो सकता है। राजनीतिक संदर्भ में आप पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, सहभागिता के सिद्धांत को अपनाइए। ये देखा गया है कि पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से नक्सलवाद को और नागा समझौता, असम समझौता, मिजो समझौता जैसे समझौतों के माध्यम से अलगाववाद को रोकने में सफलता मिली है। और प्रशासन को सुशासन से जोड़ना पड़ेगा, गुड गवर्नेंस से जोड़ना पड़ेगा। वो जो राम राज्य लाने की बात है, जो मोदी जी के अच्छे दिन लाने की बात है, उसे अब साकार करेंगे जब आप, तो फिर ये चुनौतियां दूर हो सकती हैं। बात जब मनोवैज्ञानिक संदर्भ में की जाती है तो ये कहा जाता है कि आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां इसलिए जन्म लेती हैं क्योंकि देश के नागरिकों में नेशन फर्स्ट का भाव नहीं होता। वो देश को नहीं, अपने आप को, अपने स्वार्थ को पहला रखते हैं। और जब किसी देश के नागरिक देश के प्रति मरने मिटने को तैयार नहीं होंगे, देश के प्रति समर्पण को तैयार नहीं होंगे, जब देश के प्रति अपने दायित्व बोध से परिचित नहीं होंगे या उसे निभाने को तैयार नहीं होंगे, तो नेचुरली वो देश को कॉम्प्रोमाइज करके सिक्योरिटी चैलेंजेस को पैदा करेंगे। यदि आपको इस समस्या से निपटना है तो फिर वही आपको देश के लोगों में क्या जगानी होगी, राष्ट्रभक्ति की भावना जगानी होगी। द आइडिया ऑफ नेशन फर्स्ट को जगाना होगा। ये सुनिश्चित करना होगा कि देश के लोग देश के प्रति अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए आगे आएं। और यदि ऐसा होगा तभी हम ये कह पाएंगे कि मनोवैज्ञानिक तौर पर इस देश के नागरिक इस देश की सुरक्षा में तत्पर हैं, इस देश के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो ये वो सारे आयाम हैं जिनसे आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां। अब इन्हीं कारणों को आपसे बोले नक्सलवाद के कारण क्या है, यहाँ समाधान क्या है, यहाँ कश्मीर की समस्या के कारण क्या है, ये समाधान क्या है, ये नॉर्थ ईस्ट की समस्या के कारण क्या है, ये समाधान क्या है, ये। मैं ये कह रहा हूं कि आप जितनी समस्याएं हैं सबका जवाब इसी पे लिख देंगे। अधिकांश समस्याएं जो आंतरिक सुरक्षा से निकलेंगी, नक्सलवाद के कारण क्या है, ये समाधान क्या है, ये। प्रॉब्लम एनी सोल्यूशन कैन बी एड्रेस थ्रू दीज टू टॉपिक्स। तो यही है आंतरिक सुरक्षा से जुड़े बेसिक कॉन्सेप्ट्स या आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मूलभूत विचार। तो सुरक्षा से जुड़ी, आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी मूलभूत अवधारणाओं को जानने के बाद हम उस मूल प्रश्न पर आते हैं कि क्या सुरक्षा सिर्फ आंतरिक ही होती है या फिर बाह्य सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। तो आंतरिक और बाह्य सुरक्षा में अंतर क्या है, और आज जो हमारी सुरक्षा चुनौतियां हैं क्या वो सिर्फ आंतरिक हैं, सिर्फ बाहरी हैं,
ये आंतरिक और बाहरी में आपस में क्या हो चुका है, जुड़ा हो चुका है। तो यदि हम आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों के प्रकार की बात करें या आयाम की बात करें, डायमेंशन, तो मूल रूप से इन्हें दो हिस्सों में बांटा गया है। एक जो आप जान रहे हैं जिसको कहते हैं आंतरिक सुरक्षा, और दूसरे को कहा जाता है बाह्य सुरक्षा। अब इनमें जो मूलभूत अंतर है, कॉपी बुक थ्योरेटिकल अंतर, वो मैं आपको यहाँ डिस्प्ले करके बताने की कोशिश करता हूँ, फिर हम उसको कुछ समझने की कोशिश करेंगे। ये कहा जाता है कि आंतरिक सुरक्षा जो है वो भारत की सीमाओं की सुरक्षा है, या सीमाओं के अंदर के क्षेत्र की सुरक्षा है। प्रोटेक्शन ऑफ बाउंड्रीज या प्रोटेक्शन विद इन द बाउंड्रीज ज़्यादा अच्छा होगा। तो सीमाओं की सुरक्षा या सीमाओं के अंदर की सुरक्षा जो है वो कौन सी सुरक्षा है, आंतरिक सुरक्षा है। लेकिन जब हम बाह्य सुरक्षा की बात करते हैं तो सीमाओं पर की जाने वाली सुरक्षा, हमारी सीमाओं पर की जाने वाली सुरक्षा जो कहां से, बाह्य शत्रुओं के संदर्भ में की जाती है, उसे बाह्य सुरक्षा कहते हैं। तो बहुत सरल अर्थों में सीमाओं की या सीमाओं के अंतर्गत की जाने वाली सुरक्षा आंतरिक सुरक्षा, और सीमाओं पर या सीमाओं के संदर्भ में बाहर बाह्य संदर्भ में की जाने वाली सुरक्षा बाह्य सुरक्षा है। इसको और विस्तार दें तो आंतरिक सुरक्षा लॉ एंड ऑर्डर की स्थापना से जुड़ती है, कानून और व्यवस्था, लोक व्यवस्था की स्थापना से। जबकि बाह्य सुरक्षा जो है वो क्षेत्रीय संप्रभुता की रक्षा से जुड़ती है। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का मतलब है कि ये क्षेत्र मेरा है और यहां पर आप प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए हमने डोकलाम में चीन के प्रवेश का विरोध किया। या हम पीओके बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, क्योंकि वो हमारे क्षेत्र पर काबिज है। ठीक। आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में यह कहा जाता है कि ये प्रशासनिक विफलता का परिणाम होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर, कि हमारा प्रशासन दंगे नहीं रोक पाया, हमारे प्रशासन, पुलिस प्रशासन ठीक ढंग से काम नहीं। जबकि बाह्य सुरक्षा के संदर्भ में कहा जाता है कि ये कूटनीतिक विफलता का कारण होती है। आप दूसरे देशों से इतने अच्छे संबंध नहीं बना पाए, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कटुता के कारण आपकी सीमाओं पर हमला हुआ, तो इसको कूटनीतिक विफलता से जोड़ा जा सकता है। तो आप ऐसे बोल सकते हैं इसका अर्थ ये है, इसके कारण ये हैं। ठीक है। चौथे लेवल पर यह कहा जाता है कि आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक अलग से डिपार्टमेंट काम करता है जिसका नाम है इंटरनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट या आंतरिक सुरक्षा विभाग। जबकि बाह्य सुरक्षा की जिम्मेदारी रक्षा मंत्रालय को दी गई है। गृह मंत्रालय केंद्र के स्तर पर विभिन्न बलों के माध्यम से, चाहे वो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स हो या पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, अर्धसैनिक बल हो, केंद्रीय पुलिस बल हो, ठीक है, या जांच एजेंसियों के माध्यम से, गुप्तचरी एजेंसियों के माध्यम से, और राज्य के स्तर पर किसके माध्यम से, पुलिस के माध्यम से ये कर रहा है आंतरिक सुरक्षा। जबकि जो बाह्य सुरक्षा से जुड़ी एजेंसियां हैं, इसमें मूल रूप से हमारे सैन्य बल काम करेंगे, जो मूलतः 3 रूपों में दिखाई देते हैं, थल सेना, जल सेना, वायु सेना। हालांकि अब साइबर सेना की भी बात की जा रही है, तो इनके माध्यम से सुरक्षा की जाती है। तो आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा में अंतर इन आधारों पर प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन ये बहुत सतही अंतर है। सतही समझ रहे हैं? हमेशा ये देखा गया है कि आंतरिक सुरक्षा या आंतरिक असुरक्षा बाह्य असुरक्षा को जन्म देगी, और बाह्य असुरक्षा किसको, आंतरिक असुरक्षा को जन्म देगी। और इसीलिए कौटिल्य को जान रहे हैं आप? तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में यह कहा कि किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा चुनौतियां 4 प्रकार की होती हैं। पहला आंतरिक, दूसरा बाह्य, तीसरा आंतरिक सह बाह्य, और चौथा बाह्य सह आंतरिक। फिर से कह रहा हूं, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कहा कि किसी भी देश की सुरक्षा चुनौतियां 4 प्रकार की होती हैं। पहला आंतरिक चुनौती, दूसरी बाह्य चुनौती, तीसरा आंतरिक सह बाह्य, और चौथा बाह्य सह आंतरिक। अब आंतरिक और बाह्य तो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण समझना है आंतरिक सह बाह्य या आंतरिक प्रेरित बाह्य क्या है, और यहां यह समझना है कि बाह्य सह आंतरिक या बाह्य प्रेरित आंतरिक क्या होता है। और इसको हम समझने के लिए 3 स्तरों पर बात करेंगे कि पहला इसका अर्थ क्या है, दूसरा इसके कारण क्या है, और तीसरा इसका प्रभाव क्या है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। लेट अस डिस्कस फर्स्ट थिंग, यहां से ऊपर से चलते हैं, जिसको हम कह रहे हैं आंतरिक प्रेरित बाह्य। और आंतरिक प्रेरित का बाह्य का मतलब है देश के अंदर से देश के बाहर के शत्रुओं को प्रेरित करना। आंतरिक प्रेरित बाह्य का मतलब है जयचंद, मीर जाफर, गद्दार। आंतरिक प्रेरित बाह्य का मतलब है हमारे देश के अंदर ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं जिससे बाह्य सुरक्षा चुनौतियां गंभीर हो जाती हैं। जैसे देश के अंदर से पाकिस्तान का समर्थन आंतरिक प्रेरित बाह्य,
देश के अंदर से माओवादियों का समर्थन आंतरिक प्रेरित बाह्य है, देश के अंदर रहकर आईएस का समर्थन आंतरिक प्रेरित बाह्य है, देश के अंदर से कश्मीर के अलगाववादियों का समर्थन आंतरिक प्रेरित बाह्य है। यानी देश के अंदर रहने वाले लोग, देश के अंदर रहने वाली संस्थाएं, देश के अंदर काम करने वाली सरकार, तीनों लेवल पर मैं बात कर रहा हूं, यदि देश के बाहर से आने वाली चुनौतियों को मौका दे रही हैं तो वो आंतरिक प्रेरित क्या कहलाएगा? बाह्य कहलाएगा। और इसीलिए आंतरिक प्रेरित बाह्य चुनौतियों का यदि मुझसे कोई कारण पूछे तो मैं कहूंगा आंतरिक प्रेरित बाह्य चुनौतियों का कारण है पर राष्ट्रवाद की भावना। और पर राष्ट्रवाद का मतलब है राष्ट्रद्रोह की भावना। पर राष्ट्रवाद का मतलब है देश के प्रति दायित्व बोध या समर्पण का ना होना। पर राष्ट्रवाद का मतलब है अपने स्वार्थ को राष्ट्रहित से ऊपर रखना, पुटिंग योर इंटरेस्ट अहेड ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। पर राष्ट्रवाद का मतलब है कि जैसे जर्मनी, जापान जैसे देश, इनके बारे में कहा जाता है पहले होता है नेशन, फिर होता है सोसाइटी, फिर होता है रीजन, रीजन मतलब किस क्षेत्र को मैं बिलोंग करता हूं, फिर होता है फैमिली और फिर होता है इंडिविजुअल। पहले मैं देश के लिए जीता हूं, फिर समाज के लिए जीता हूं, अपने क्षेत्र के लिए जीता हूं, फिर परिवार के लिए जीता हूं, फिर अपने लिए जीता हूं। भारत में ये साइकिल उल्टी है, पहले मैं अपने लिए जीता हूं, फिर अपने परिवार के लिए जीता हूं, फिर मौका मिले तो मैं बिहारी हूं, बंगाली हूं, छत्तीसगढ़ी हूं, फिर मौका मिले तो मैं हिंदू हूं, मुसलमान हूं, अगड़ा हूं, पिछड़ा हूं, ब्राह्मण हूं, दलित हूं, फिर बच गया तो मैं भारतीय हूं। जिस देश में परराष्ट्रवाद की भावना दिखती है, मैं फिर से कह रहा हूं, वहां के लोग देश को हथेली पर बेचने तैयार रहते हैं और ऐसे में वो देश के बाहर से आने वाली चुनौतियों के लिए पलक बिछाए खड़े रहते हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि आंतरिक प्रेरित बाह्य का मतलब है देश के गद्दारों द्वारा देश के बाहर के दुश्मनों को मदद करना, सहायता करना। और ऐसी मदद तब होती है जब उनमें स्वराष्ट्रवाद नहीं, किसकी भावना होती है? परराष्ट्रवाद की भावना होती है। और इसका दुष्प्रभाव होता है सीमा पार आतंकवाद, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। इसका दुष्प्रभाव होगा सीमा पार तस्करी, क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग। इसका दुष्प्रभाव होगा देश के अंदर स्लीपर सेल्स। स्लीपर सेल्स मतलब ऐसे लोग जो देश के अंदर रहकर देश विरोधी गतिविधियों में संलग्न हैं। इसका दुष्प्रभाव होगा, ठीक, आतंकवादियों को पहुंच। इसका दुष्प्रभाव होगा आतंकवादियों को प्रश्रय। इसका दुष्प्रभाव होगा आतंकवादियों के लिए प्रोपेगेंडा। इसका दुष्प्रभाव होगा देश में रहकर पहुंच, प्रवेश, प्रोपेगेंडा। ये सारी चीजें इसके अंतर्गत दिखेंगी। यानी कुल मिलाकर ये सीमा पर आतंकवाद को बढ़ाएगा, सीमा से तस्करी को बढ़ाएगा, देश के अंदर स्लीपर सेल को बनाएगा, देश के अंदर अनैतिक गतिविधियों को बढ़ाएगा, देश के अंदर आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देगा और देश के शत्रुओं को देश के अंदर प्रवेश, पहुंच, पहचान, प्रश्रय